नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स। साथियों, आज की स्टोरी हमारे पास एक ऐसी लड़की की आई है जो अपनी एक दोस्त के बहकावे में आकर के अपनी जिंदगी को मौत के मुहाने पर लेकर के पहुंच जाती है। कई बार हम बिना सोचे समझे ही उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जिन्हें हम अपना सबसे करीबी समझते हैं, लेकिन जो बाहर से हमें अपने करीबी नजर आते हैं, दरअसल वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। और फिर हम भी अपनी लाइफ में शॉर्टकट पाने की चाहत रखते हैं, उसकी वजह से उनके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर इस लड़की के साथ हुआ जिसने अपनी आपबीती मेरे साथ शेयर की है। कुछ समय पहले तक इस लड़की की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। किसी भी प्रकार की जांच में इसकी तकलीफ समझ में नहीं आ रही थी और इसका शरीर सूख करके कांटा हो गया था। तो उसके पीछे की पूरी सच्चाई जानेंगे आज इस स्टोरी में। तो जो भी साथी पहली बार मुझसे स्टोरी सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस लॉयल फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये घटना है प्रतापगढ़ में रहने वाली एक लड़की जूही की, जिसके ऊपर बचपन में ही उसकी चाची ने काला जादू जैसी क्रिया की थी। दरअसल जूही की चाची को बच्चा नहीं हो रहा था और जूही की मां को उससे पहले ही बच्चा हो गया था, जिसकी वजह से वह उससे बहुत ही ज्यादा जलन किया करती थी। और एक दिन उसकी चाची ने जूही पर काला जादू जैसी चीज करवा दी, जिसके बारे में जैसे ही घर में सबको पता चला, उन्होंने जूही को जैसे तैसे करके पूजा वगैरह करवा के उसको इन सब से मुक्त करवा दिया और जूही की माँ और पिता उन सब से दूर शहर में आकर के रहने लगे। मगर जूही की माँ आज भी इन सब से डरती है, क्योंकि जूही को नजर भी बड़ी ही जल्दी लगा करती थी। दरअसल बचपन से ही जूही पर नजर बड़ी हावी रहा करती थी, मगर वह पहले तो इन सबको नजरअंदाज करती थी। मगर जैसे ही उसको उसकी चाची के बारे में पता चला कि जब वो महज 2 साल की थी तो उसकी चाची ने उस पर काला जादू करवाया था, तब से वह और भी इन सबसे ज्यादा डरने लगी थी। अब जूही की अगर कोई थोड़ी सी भी तारीफ कर देता था तो अगले ही दिन जूही की तबीयत खराब हो जाया करती थी, और या तो कोई अगर उसके काम की तारीफ कर दिया करता था तो अगले दिन से ही उसके सारे काम बिगड़ने लग जाते थे। अब इन सब से जूही बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वह अपने हाथ पैर पर काला धागा बांध करके रहने लगी। फिर एक दिन जब जूही की दोस्त प्रीति ने उसके हाथ और पैर पर काला धागा देखा तो उसने उससे पूछा कि आखिर उसने अचानक से अपने हाथ पैर पर काला धागा बांधना क्यों शुरू कर दिया। और इस पर जूही ने प्रीति को सारी बात बताई और कहा कि काश उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती जो उसको इस तरह की काली नजरों और काली शक्तियों से हमेशा बचा करके रखती। और इस पर प्रीति ने उसको बताया कि वह एक ऐसे तांत्रिक बाबा को जानती है जो कि उसकी यह इच्छा पूरी कर सकता है। यह सुनते ही जूही काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर प्रीति उसको आगे बताती है कि वह एक ऐसे बाबा को जानती है जो कि तुम्हारी रक्षा के लिए एक देवी को उसके साथ रख सकता है, जो कि जूही को हर तरह की मुसीबत से बचा सकती है। और फिर वह देवी के उसके साथ होने से किसी भी तरीके की बुरी नजर या काला जादू जूही का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। अब ये सुनते ही जूही काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह भी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि बचपन से ही उसको ऐसी नेगेटिव शक्तियों का सामना करना पड़ रहा था। और वह प्रीति से बहुत ही ज्यादा उत्सुक होते हुए पूछती है कि क्या वाकई में यह सब कुछ संभव है, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। इस पर प्रीति उसको बताती है कि दरअसल उसके बुआ के लड़के के ऊपर भी उसके किसी रिश्तेदार में से ही किसी ने काला जादू करवाया था, तो इससे बचने के लिए उसकी बुआ ने ही पहली बार उस बाबा से मिलकर के यह सब कुछ करवाया था। और आज अगर उसके बुआ के लड़के के ऊपर कोई भी कुछ भी बुरी चीज जैसे काला जादू या कुछ करवाने की कोशिश करता है, तो उल्टा जो उस पर यह करवाने की सोचता है उसके ऊपर ही यह शक्तियां उल्टी हावी भी हो जाती हैं। फिर जूही भी सोचती है कि इस समय वह सिर्फ 22 साल की है और इतनी कम उम्र में ही उसको इतना सब कुछ झेलना पड़ गया है, और अब आगे उसके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए, तो इसलिए वह इसके लिए मान जाती है। और अगले दिन वह दोनों उस बाबा से मिलने के लिए जाते हैं। वह बाबा देखने में थोड़े से अजीब थे और उनको देखकर जूही को थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और वह प्रीति से पूछती है कि क्या यह वही बाबा है जिसके बारे में वह बात कर रही थी। और इस पर प्रीति उसको कहती है कि हाँ, ये वही बाबा है और यह कोई साधारण इंसान नहीं है, इन्होंने बहुत ही तरीके की सिद्धियां हासिल की हुई है और उसको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वह बाबा प्रीति से पूछते हैं कि क्या यही वो जूही है जो उनसे मिलना चाहती थी।
इस पर प्रीति उन बाबा को बताती है कि जूही बहुत ही ज्यादा परेशान है और उसके अतीत के बारे में भी वह उनको सब कुछ बताती है। इस पर वह बाबा जूही से कहते हैं कि अब उसको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके पास एक ऐसी शक्ति को बांधने वाले हैं जो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसको पूरी जिंदगी बुरी शक्तियों से प्रोटेक्ट करेगी। मगर इसके लिए उनको एक तरीके का हवन करवाना पड़ेगा और इसमें जूही को भी उनका साथ देना पड़ेगा और वह जैसा जैसा कहे उसको वैसा वैसा करना पड़ेगा। जैसे कि वह जूही से उसके कुछ खून की बूंदे, बाल और नाखून की मांग करते हैं। अब यह सब जूही को थोड़ा अजीब लगता है और वह इन सब के लिए थोड़ा सोचने लगती है, मगर प्रीति उसको समझाती है कि यह सब उसके भले के लिए ही हो रहा है। अगर एक बार यह हवन सफल हो गया तो कोई भी बुरी शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और उसके परिवार वाले भी अब इसके लिए परेशान नहीं होंगे। अब प्रीति की यह बातें जूही को सही लगती है और वह इसके लिए मान भी जाती है और अपने थोड़े से बाल, नाखून और एक धारदार चीज की मदद से अपनी उंगली पर थोड़ा सा कट करके उनको खून की कुछ बूंदे भी दे देती है और फिर वहीं पर हवन शुरू हो जाता है। वो हवन देखने से ही थोड़ा डरावना लग रहा था और वह बाबा भी बहुत ही ज्यादा भयानक ढंग से कुछ मंत्र बोल रहे थे और अजीब अजीब सी चीजें आग में डाल रहे थे और जूही को यह सब देखकर थोड़ा डर लग रहा होता है, मगर वह इंतजार में थी कि यह सब कुछ कब पूरा होगा और कोई शक्ति उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ होगी। फिर थोड़ी देर और हवन चला और उसके आखिर में उस बाबा ने जूही को एक राख दी और जूही से कहा कि वह इसको अपने कमरे की पूर्व दिशा में रख दे और उसको वहां से कभी भी हटाए ना। और कुछ ही समय बाद उसको अपने साथ किसी शक्ति के होने का आभास होने लग जाएगा, मगर वह शक्ति उससे समय समय पर कुछ मांग भी सकती है और वह जो भी उससे मांगे वह उसे समय पर देती रहे। अब इस पर जूही थोड़ा डरते हुए उस बाबा से पूछती है कि अगर किसी कारण से वह उस शक्ति की मांग को सही समय पर पूरा ना कर पाए तो क्या होगा, क्या वह उस पर हमला कर सकती है। इस पर वह बाबा उसे बताते हैं कि वह शक्ति उसको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मगर अगर उसको क्रोध आया तो वह उसको छोड़ करके चली जाएगी, इसलिए वह उसे जो भी मांगे वह उसे समय पर दे दे। फिर प्रीति भी जूही को थोड़ा दिलासा देती है और कहती है कि उसको इन सब से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बुआ के लड़के पर आज तक इस शक्ति ने हमला नहीं किया है और वह बहुत ही ज्यादा खुश है अपनी लाइफ में। फिर जूही भी खुद को संभालती है और वह बाबा कहते हैं कि अब से लेकर उसके मरने तक वह शक्ति उसके साथ रहेगी, मगर उसको अभी अपने घर में इस बारे में कुछ भी नहीं बताना। फिर जूही इसके लिए मान जाती है और थोड़ी देर बाद अपने घर पे चली जाती है। घर पहुंचकर उसकी माँ उससे पूछती है कि वह इतनी रात को कहां से आ रही है। इस पर जूही उनको झूठ कह देती है कि वह अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में थी, जिस वजह से वह लेट हो गई है। फिर उसकी माँ भी उसके इस झूठ को मान लेती है और उसको खाना परोसती है, मगर घर पहुंचते ही जूही को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि उसके शरीर में कंपन हो रहा हो और उसको काफी ज्यादा वीक लग रहा होता है और उससे ठीक से खाना तक नहीं खाया जा रहा था। और यह देखकर जूही की माँ कमला उससे पूछती है कि आखिर वह ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही है। इस पर जूही कहती है कि उससे खाना खाया नहीं जा रहा और वह बिना खाए ही अपने कमरे में चली जाती है और फिर उन बाबा के कहे अनुसार वो अपने बैग में से वह राख निकालती है जो कि उस बाबा ने उसको दी थी और उसके कहे अनुसार वह उस राख को अपने कमरे की पूर्व दिशा में रख देती है और सो जाती है। मगर रात को उसको बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, कभी किसी के रोने की आवाजें और कभी किसी के चीखने की आवाजें। यह आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि जूही सो ही नहीं पा रही होती है और वह जब दोबारा से सोने की कोशिश करती है तो उसको एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसको पुकारते हुए उससे कहती है कि जूही, मुझे मांस खाना है, किसी नर इंसान का मांस खाना है मुझे। और यह सुनते ही जूही के जैसे होश उड़ जाते हैं। वो अपने कमरे की लाइट जलाकर के देखती है कि आखिर उसके कमरे में कौन है। वह समझ ही नहीं पा रही होती है कि वह आवाजें उसको कहां से आ रही है, मगर फिर वह आवाज बंद हो जाती है। मगर जूही अभी भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, मगर जैसे तैसे वह खुद को संभालती है और सो जाती है। फिर सुबह जब वह उठती है तो उसको अपना सर बहुत ही ज्यादा भारी भारी सा लग रहा होता है और उसको अभी भी काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही होती है और अगली सुबह भी उससे ब्रेकफास्ट नहीं खाया जा रहा था और वह थोड़ा बहुत खा करके कॉलेज चली जाती है। और वहां उसकी दोस्त प्रीति उससे पूछती है कि क्या उसको उस शक्ति का आभास होने लगा है। इस पर जूही उसको बताती है कि पिछली रात को उसको बहुत ही ज्यादा भयानक भयानक सी आवाजें सुनाई दे रही थी,
यहाँ तक कि कोई उससे इंसानी मांस मांग रहा था और वह बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वह उस बाबा से मिलकर के उनको इस बारे में बताना चाहती है। इस पर प्रीति उसको बताती है कि उसको इन सब से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब इस क्रिया का ही एक पार्ट है। मगर जूही बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उन बाबा से मिलने की जिद करने लगती है और फिर वह दोनों कॉलेज के बाद उन बाबा से मिलने चले ही जाते हैं और जूही उनको उसके साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है। फिर वह बाबा कहते हैं कि यह एक अच्छी आत्मा है, मगर जो भी वो उससे मांग रही है उसको उसकी वह सारी मांग पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वह इन सबसे जब खुश हो जाएगी तो वो हमेशा के लिए जूही की रक्षा करेगी, वरना वह चली जाएगी। और किसी शक्ति को ऐसे क्रोधित करके भेजना सही नहीं है, और शायद से उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। फिर जूही कहती है कि मगर वह इंसानी मांस कहां से लाएगी। इस पर वह बाबा कहते हैं कि यह तो वो जाने, क्योंकि यह काम तो उसी का है। मगर जूही बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि उस शक्ति की मांग वह कैसे पूरी करे, और उसके अंदर अभी भी कमजोरी बनी हुई थी और वह रात को भी खाना खाने से मना करने लगती है। मगर इस बार उसकी माँ कमला उस पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और उससे कहती है कि इस बार तो उसको खाना खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा कमजोर भी लगने लगी है। फिर जूही अपनी माँ को बताती है कि माँ, ये सब कुछ एक शक्ति की वजह से हो रहा है, जिसको एक बाबा ने उसके साथ बांधा हुआ है ताकि वह उसकी मरते दम तक रक्षा कर सके। अब जूही की माँ कमला को यह सब काफी ज्यादा अजीब लगता है और वह इस बारे में जूही के पिता सोमनाथ को बताती है, और यह सुनते ही जूही के पिता हैरान रह जाते हैं और तुरंत जूही को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या जो उसकी माँ उन्हें बता रही है क्या वो सब कुछ सच है। और इस पर जूही हाँ में जवाब देती है और आगे वह जूही से पूछते हैं कि उसको किसी तरह का महसूस होता है। फिर वह सोमनाथ को बताती है कि उसको काफी ज्यादा बेचैनी सी महसूस होती है और काफी ज्यादा थकावट से भी महसूस होती है। उसने जब से यह हवन करवाया है तब से ही वह काफी ज्यादा वीकनेस महसूस कर रही है। फिर सोमनाथ उससे आगे पूछते हैं कि क्या उसने उसे शक्ति को देखा है, और इस पर जूही उन्हें बताती है कि पिछली रात को वह उससे मिली थी और वह उससे खाने के लिए नर इंसानी मांस मांग रही है, जिस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान है। फिर सोमनाथ काफी ज्यादा खुश होते हैं और जल्दी से अपने कमरे में जाते हैं और एक किताब अपने साथ लेकर के आते हैं और उनको वह किताब दिखाते हुए उन्हें बताते हैं कि उन्होंने इस किताब में एक ऐसी शक्ति के बारे में पढ़ा था जो कि एक देवी है, और अगर उसको खुश कर दिया जाए तो वह हमेशा उस परिवार की सहायता करती है। इसलिए उनको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि उसके ऊपर देवी आने लगी है। और यह सुनते ही कमला और जूही काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और कमला इस पर कहती है कि आखिर कोई भी देवी इंसानी मांस कैसे मांग सकती है। और इस पर सोमनाथ उनको बताते हैं कि वह देवी जो जूही के ऊपर आई है वह ऐसे ही चीजों की डिमांड करती है, मगर वह जूही को पूरी जिंदगी किसी भी तरीके के खतरे से बचा सकती है। मगर उनको उस देवी की सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वह जो भी उनसे मांगे उनको उसको देने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। फिर जूही कहती है कि अब इंसानी मांस उस देवी को कैसे देंगे। इस पर सोमनाथ उन्हें कहते हैं कि वह उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि वह इसका इंतजाम कर लेंगे। और अगले ही दिन वह एक पूरी तरह से सील बंद डब्बे में इंसानी मांस लेकर के आते हैं और यह देखकर जूही और कमला बुरी तरह से डर जाते हैं और सोमनाथ से पूछते हैं कि आखिर उसको यह इंसानी मांस मिला कहां से। इस पर सोमनाथ उन्हें बताते हैं कि उनका एक दोस्त है जो शमशान घाट में काम करता है और उसी ने उन्हें कोई ताजा लाश लेकर दी और उसके टुकड़े कर उसको वह इंसानी मांस ला करके दिया और बदले में उन्होंने उसको कुछ पैसे दे दिए हैं। और फिर वह जूही से कहते हैं कि अब जब वह देवी उससे मिलने को आए और उससे इंसानी मांस मांगे तब वह उनको ये डब्बा दे दे। और इतना कहकर वह जूही को वो इंसानी मांस से भरा हुआ डब्बा देते हैं और जूही वह डब्बा थोड़ा हिचकिचाते हुए लेती है और उसे लेकर के अपने कमरे में चली जाती है। और उसी रात फिर से वह शक्ति उसके पास आती है और उससे मांस मांगती है और जूही डरते हुए उसको वह डब्बा देती है जिसमें इंसानी मांस रखा हुआ था। फिर वह शक्ति उस मांस को देखते ही उस पर टूट पड़ती है और उसे बड़े ही अजीब तरीके से खाने लगती है और जूही को यह देखकर उल्टी आ रही होती है। फिर मांस खाने के बाद वह शक्ति जूही से कहती है कि वह उससे थोड़ा सा नाराज है क्योंकि उसने उसकी इच्छा काफी देर से पूरी की है। इस पर जूही घबराते हुए उससे माफी मांगती है।
फिर वह शक्ति कहती है कि कल पूर्णिमा है और कल के दिन उसको उसे खून चढ़ाना पड़ेगा और यह काम उसे रात के 1 बजे के बाद अपनी छत पर करना पड़ेगा और साथ ही एक रिचुअल करना पड़ेगा। फिर जूही डरते हुए उससे इसका कारण पूछती है, मगर जूही के सवाल करने पर वह शक्ति और ज्यादा भड़क जाती है और उससे कहती है कि अगर उसने उससे कभी भी कोई सवाल किया तो वह उसको छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाएगी। और यह सुनकर के जूही डर जाती है, क्योंकि उसके पिता सोमनाथ ने उससे कहा था कि चाहे जो भी हो जाए मगर उसको उस शक्ति को जाने नहीं देना है और वह जो भी कहे उनको वह करते रहना है। और फिर वह जल्दी से उस शक्ति से माफी मांगती है और वह जो भी कहती है जूही उसके लिए मान जाती है। और अगले दिन वह इस बारे में अपने माता पिता को बताती है और सोमनाथ कहते हैं कि वह इसका इंतजाम कर देंगे और रात को यह काम हो जाएगा। और फिर सोमनाथ उसी रात को खून का भी इंतजाम कर भी देते हैं और पूछने पर पता चलता है कि इस काम में भी सोमनाथ के किसी दोस्त ने ही उसकी सहायता की थी। और फिर वह सब मिलकर के उस रिचुअल को रात के 1 बजे करने लगते हैं। मगर जैसे ही वह रिचुअल करते हैं उनको उनके पास कुछ अजीब शक्तियों के होने का आभास होने लगता है, मगर वह सब फिर भी वह रिचुअल जारी रखते हैं और उसको करते हैं। मगर जैसे ही वह रिचुअल पूरा होता है जूही अचानक से बेहोश हो जाती है और यह देखकर कमला और सोमनाथ बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जूही को उठाने की कोशिश करते हैं, मगर वह नहीं उठती। और फिर वह जूही को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और वहां उनको पता चलता है कि जूही के शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी हो गई है, जिस वजह से उसकी यह हालत हुई है। अब यह सुनकर के सोमनाथ और कमला बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और डॉक्टर उनको कहते हैं कि उनको फिलहाल जूही को आराम करने देना है और उससे कोई भी काम नहीं करवाना है, वरना जूही की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जूही भी इन सब से बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कुछ समय के बाद वह सब जूही को लेकर के घर आ जाते हैं। जूही की हालत काफी ज्यादा नाजुक थी और कमला जूही का ख्याल रख रही होती है और उसको पौष्टिक चीजें खिला रही होती है। मगर उसी रात वह शक्ति फिर से जूही से मिलने के लिए आती है और उसको बताती है कि वह उससे काफी ज्यादा खुश है, मगर अभी उसको एक और काम करना पड़ेगा। फिर जूही उस शक्ति से कहती है कि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने उसको आराम के लिए बोला है और वह कुछ समय तक बेड रेस्ट पर है, इसलिए अब वह उसका कोई भी काम नहीं कर पाएगी। मगर यह सुनते ही वह शक्ति बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि अगर उसने उसका काम नहीं किया तो वह शक्ति उसको हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाएगी, इसलिए वह उसको जो भी कहे वो चुपचाप उसको मान ले और समय पर उसका काम कर दे। और इतना कहकर वह जूही को बताती है कि इस बार उसको किसी बकरे की बलि देनी पड़ेगी और यह काम जूही को अपने हाथों से करना पड़ेगा। फिर जूही उसको डर के मारे इसके लिए हाँ कर देती है और अगले दिन इस बारे में अपने माता पिता को बताती है। मगर कमला इस बार कहती है कि यह सब कुछ उसको कुछ भी सही नहीं लग रहा है, इसलिए अब वह इन सबको रोक देना चाहती है। मगर सोमनाथ अभी भी इसके लिए ना करते हैं और कमला और जूही को बताते हैं कि देवियां अक्सर बलि मांगती है, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है और अगर उन्होंने इस देवी को नाराज किया और वह रूठ करके उनसे दूर चली गई तो फिर यह उनके लिए कोई बहुत बड़ी विपत्ति का कारण भी बन सकता है और शायद वह बर्बाद भी हो सकते हैं। इसलिए फिलहाल उनको वही करना चाहिए जैसा वह देवी उनको कह रही है। मगर जूही सोमनाथ से कहती है कि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वह ऐसा कुछ भी कर पाए। मगर सोमनाथ जूही के ऊपर जोर डालते हुए कहते हैं कि नहीं बेटा, यह सिर्फ कुछ ही घंटे का काम है और अगर देवी ने कहा है कि यह काम जूही के हाथों से ही होगा तो यह काम जूही को ही करना पड़ेगा। फिर जूही को ना चाहते हुए भी यह करना पड़ता है और अगले दिन सोमनाथ बाजार से एक जिंदा बकरा ले आते हैं। मगर जूही को उस बकरे की बलि देने में काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और उससे यह सब नहीं हो पा रहा था। मगर सोमनाथ जबरदस्ती जूही से यह सब कुछ करवाते हैं। फिर जूही बहुत ही ज्यादा रोते हुए और कांपते हाथों के साथ उस बकरे की बलि दे देती है। मगर इन सब से जूही की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और जूही को तुरंत से अस्पताल दोबारा लेकर के जाना पड़ता है और वहां जाकर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि जूही के शरीर में जो पोषण की कमी थी वह कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि कमजोरी और बढ़ती ही जा रही है। और फिर डॉक्टर सोमनाथ और कमला से पूछते हैं कि क्या वह उसे पौष्टिक खाना नहीं देते हैं खाने के लिए। इस पर सोमनाथ जी डॉक्टर से कहते हैं कि वह तो इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, मगर पता नहीं क्यों उसके शरीर में कुछ भी लग ही नहीं रहा है। फिर डॉक्टर उनको बताते हैं कि जूही की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए उसको आज रात हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा
और उस रात जूही को एडमिट कर लिया जाता है। मगर उसी रात वह शक्ति जूही से मिलने के लिए दोबारा वहीं अस्पताल के कमरे में ही आ जाती है और उसको बताती है कि जो भी रिचुअल्स उसको करने थे वह उसने कर लिए हैं। और वह शक्ति जूही से काफी ज्यादा खुश भी है और अब बस एक आखिरी काम रह गया है जो कि जूही को ही करना है। फिर जूही थोड़ी हैरानी के साथ उस शक्ति से उसके आखिरी काम के बारे में पूछती है और फिर वह शक्ति जूही को बताती है कि अब जूही को अपना शरीर त्यागना पड़ेगा और हमेशा के लिए उसके साथ जाना पड़ेगा। अब उस शक्ति की यह बात सुनकर के जूही के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह बहुत ही ज्यादा हैरानी से उससे पूछती है कि आखिर यह वो कैसी बातें कर रही है, क्योंकि जूही ने तो उस शक्ति को अपनी हिफाजत के लिए बुलाया था और अब वह यह कैसी बात कर रही है। फिर वह शक्ति उसको बताती है कि उस शक्ति ने जो भी रिचुअल्स जूही से करवाए थे वह रिचुअल्स उसने सिर्फ जूही को अपनी दुनिया में ले जाने के लिए ही करवाए थे और उसका उसके पास आने का मकसद भी यही था। फिर जूही घबराते हुए उससे कहती है कि वह अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली और वह शक्ति अभी की अभी उसको छोड़कर हमेशा के लिए जा सकती है। फिर वह शक्ति जूही को बताती है कि उसने पहले भी 3 बार जूही से उसको छोड़ देने की बात कही थी, मगर वो जूही ही थी जिसने उसको जाने नहीं दिया और वह जैसे जैसे कहती गई जूही वैसा वैसा करती गई और उसने वह रिचुअल्स भी पूरा कर लिए हैं। इसलिए अब वह उसे छोड़कर के बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बल्कि जूही को अपनी दुनिया में हमेशा के लिए लेकर जाएगी। फिर जूही गिड़गिड़ाते हुए उस शक्ति से कहती है कि वह अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहती, मगर वह शक्ति जूही से कहती है कि उसको यह सब कुछ उन रिचुअल्स को करने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि एक बार वह रिचुअल्स जिसने पूरे कर लिए तो वह शक्ति उसको अपनी दुनिया में लेकर ही जाती है। फिर वह जूही को 2 दिन का वक्त देती है और उसे बताती है कि वह 2 दिन बाद अमावस्या की रात को उसको लेकर के चली जाएगी। मतलब कि 2 दिन बाद जूही हमेशा के लिए अपना शरीर छोड़कर उस शक्ति के साथ चली जाएगी। फिर अगले दिन वह इस बारे में अपने घर पर बताती है और यह सुनते ही जूही की माँ कमला फूट फूट कर रोने लगती है और वह सोमनाथ को इसका कसूरवार ठहराती है, क्योंकि एक वही थे जिसने जूही को इतनी बुरी हालत में भी वह रिचुअल्स करने पर मजबूर किया। और सोमनाथ भी इस बात से पूरी तरह से हिल जाते हैं और वह सीधा उस बाबा के पास जाते हैं जिस बाबा ने जूही से सबसे पहले वह हवन करवा करके वह शक्ति उसके ऊपर छोड़ दी थी। मगर वहां पहुंचने पर उनको वह बाबा नहीं मिले और फिर जब वह जूही की उस दोस्त प्रीति से मिलते हैं जिसने उसको उन बाबा से मिलवाया था, तो वह इस बात से साफ मुकर जाती है कि उसने जूही को उस बाबा से मिलवाया था। और इन सब से जूही बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी दोस्त उससे किस जन्म का बदला ले रही है। और फिर कमला जूही से पूछती है कि आखिर यह सब उसके साथ हुआ कैसे। फिर जूही उनको सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी दोस्त ने उसको इन सब में फंसाया था और अब वह इन सब से मुकर रही है। फिर कमला को कुछ समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, मगर फिर उसके दिमाग में एक ओझा आते हैं जिससे वह पहले भी कई बार मिल चुकी थी। और फिर कमला उन ओझा को घर पे बुलाती है और उनको इस बारे में बताती है। फिर वह ओझा जूही से सब कुछ पूछते हैं और फिर जूही उनको उस राख के बारे में बताती है जिसको उस बाबा ने हवन वाले दिन उसको अपने कमरे की पूर्व दिशा में रखने को कहा था। और वह ओझा जूही को उसकी वह राख दिखाने को कहते हैं। जूही और कमला उस ओझा को अपने कमरे में लेकर के जाते हैं और फिर उनको वह राख दिखाते हैं जिसको एक कपड़े में बंद करके रखा हुआ था। फिर वह ओझा उस कपड़े को खोलते हैं और वह देखते हैं कि वह सफेद रंग की राख अब तक लाल हो चुकी है। और यह देखकर जूही काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। और फिर वह ओझा कहता है कि अभी यह राख लाल है, मतलब कि अभी भी जूही को बचाया जा सकता है, मगर अगर यह राख लाल से काला हो गया तो जूही को बचाना असंभव हो जाएगा। इसलिए उनको जल्दी ही कुछ करना होगा। और फिर वह ओझा जूही के ऊपर किसी पानी का छिड़काव करते हैं और यह होते ही वह बुरी शक्ति सामने आ जाती है। वो ओझा उस बुरी शक्ति को जूही को छोड़ देने के लिए कहते हैं, मगर वह बुरी शक्ति जूही का शरीर छोड़ने को तैयार नहीं थी और वह कहती है कि जूही ने ही यह सब कुछ शुरू किया था, इसलिए अब वह उसको अपने साथ लेकर के ही जाएगी। फिर वह ओझा कहते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वह उसे नष्ट कर देंगे। और यह सुनते ही वह बुरी शक्ति बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जूही को बड़े ही बेरहमी से इधर उधर दीवार से पटकने लगती है और कमला उससे जूही को छोड़ देने की गुजारिश करने लगती है। फिर वह ओझा उस बुरी शक्ति से कहते हैं कि
वह जूही को छोड़ने के बदले में क्या लेना चाहती है। और इस पर वह बुरी शक्ति कहती है कि वह सिर्फ जूही को ही अपने साथ लेकर के जाना चाहती है और अगर उसको किसी ने भी रोका तो वह जूही को अभी ही खत्म कर देगी। फिर वह ओझा वो पानी जो उन्होंने जूही के ऊपर डाला था वह उस बुरी शक्ति के ऊपर डाल देते हैं और बुरी शक्ति वहां से चली जाती है और कमला जल्दी से जाकर जूही को उठाती है जो कि बुरी तरह से घायल थी और जूही की यह हालत देखकर कमला फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वह ओझा उनको कहते हैं कि अब उस बुरी शक्ति से बचने का उनके पास बस एक ही रास्ता रह गया है और वो है कि उनको अपना यह घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वह उस बुरी शक्ति को उनके घर में ही हमेशा के लिए कैद करने वाले हैं और फिर वह यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाएगी। मगर इस घर में कोई भी रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर कमला के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता और जल्द ही एक पूजा करवाकर उस बुरी शक्ति को उस घर में ही कैद कर देते हैं और कमला, सोमनाथ और जूही को वह घर छोड़ करके जाना पड़ता है। फिर कुछ दिनों के बाद जूही को पता चलता है कि उसकी दोस्त जो प्रीति थी उसके किसी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और किसी अन्य दोस्त से उसको पता चलता है कि प्रीति हमेशा से ही जूही से जलन किया करती थी क्योंकि उसके माता पिता उसको खुली छूट दिया करते थे और वह जो चाहे कर पाती थी और पैसों में भी जूही प्रीति से आगे थी जिस वजह से उसने जूही के साथ यह किया था। मगर उस बाबा के बारे में आज तक पता नहीं लग पाया कि आखिर वह कहां पर गए और उसके साथ आखिर हुआ क्या था। और वह घर जिसमें उस ओझा ने उस बुरी शक्ति को कैद करके रखा है वह एक श्रापित घर बन चुका है और काफी लोगों को आज भी वहां से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। अब साथियों यहाँ पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि उस बाबा जी ने ऐसी कौन सी तांत्रिक क्रिया जूही से करवाई थी और उसकी वजह से फिर कौन सी शक्ति जूही के साथ लगी थी। हालांकि वो जो भी शक्ति थी बड़ी ही धूर्त किस्म की थी क्योंकि उसने बड़े ही धोखे से जूही को अपने मायाजाल में फंसाया, उससे तरह तरह की क्रियाएं करवाई और उसकी ही जबान में फंसाकर यह कहलवा दिया कि वह उसे आजाद नहीं होने देगी। देखो ये जो शक्तियां होती है ना जिन्हें हम किसी भी प्रकार की रिचुअल्स या तांत्रिक क्रिया के द्वारा पैदा करते हैं यह कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। यह केवल बुरी ताकतें हैं और हमेशा आपका बुरा ही चाहती हैं। अगर बुरा भी नहीं चाहती तो फिर यह आपको अपने वचनों में बांध के रखती है। चाहे आप किसी भी प्रकार की यक्षिणी की बात कर लो, किसी अप्सरा की बात कर लो, कोई भी साधक जब इनको सिद्ध कर लेता है तो फिर इनके कुछ नियम कायदों में बंध जाता है। जैसे कि यक्षिणियों के बारे में कहा जाता है कि जिस किसी लड़के ने इनको साध लिया वह जीवन में फिर कभी किसी स्त्री की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देख सकता और जिस दिन उसने यह गलती कर दी तो यह यक्षिणी उसको अपने साथ ले जाती है। तो थोड़े से लालच के लिए इन बाबाओं के चक्कर में आने से बचें। उम्मीद करता हूं कि आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं जो अपनी इस लॉयल फैमिली का हिस्सा है। यास्मीन कोलकाता से, राकेश कोहली, बिनाल प्रजापति सूरत से, अमित कुमार सिंह, साहिद रजा मालेगांव से, हैप्पी भीलवाड़ा राजस्थान से, फिरोज खान नेपाल से, साहिल है दिल्ली से, नेहा तिवारी, पूजा बगरेन से, अन्नू यादव यूपी से, सौरभ कुमार जाटव बिहार से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही जल्दी आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी आने वाली है।